गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि JH एग्जाम्प्लेक्स VVU से रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो सारी कवर करवा रही है। और आज की जो क्लास है वो क्लास 8 लेक्चर 6 होगी, सॉरी लेक्चर 6 है, जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं सेमेस्टर 1 to 3 का जो पेपर MDC ज्योग्राफी है उसी को। और मैं आप लोग को बता दूं कि थ्योरी के साथ साथ कहीं ना कहीं आप लोग का MDC का ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो चुकी है, वो जाके आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। ज्योग्राफी का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने डील कर दिया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग का जो क्लास चल रहा है वो थ्योरी पेपर का चल रहा है। अब थ्योरी पेपर का जो आज क्लास 6 होगी सेमेस्टर 1 to 3 के लिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ जो भी वन डे यानी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्लास को अटेंड करें और मेरे साथ बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है साइक्लोन। साइक्लोन यानी चक्रवात। आज की हम लोग क्लास में चक्रवात को समझेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि चक्रवात आज हम आप लोग को अच्छे से कवर करवा पाए या फिर अच्छे से समझा पाए, कोशिश करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखो चक्रवात क्या है। अब कहीं ना कहीं ऐसा सीन जरूर आप लोग देखे होंगे, नदी में समुद्र में, महासागर में इस प्रकार का एक फिगर बनता है। ये क्या बनता है? फिगर बनता है। तो इसी को कहीं ना कहीं हम लोग क्या बोलेंगे? चक्रवात बोलेंगे। इस तरह का जो फिगर बन रहा है पानी में, इसी को हम लोग साइक्लोन कहेंगे। तो ये कैसे बनता है, आज इसी को हम लोग डील करेंगे कि समुद्र में, महासागर में ये चक्रवात का निर्माण कैसे होती है और कहां कहां साइक्लोन आता है। आज की क्लास में यही कोशिश है कि आज चक्रवात को आज ही के क्लास में समझ के खत्म कर देना है। आएगा तो लिख लेंगे, नहीं आएगा तो समझ लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। साइक्लोन यानी चक्रवात। अब देखो क्या बोलता है। चक्रवात जो है एक विशिष्ट प्रकार की निम्न दबाव प्रणाली। क्या है? चक्रवात एक विशिष्ट प्रकार की निम्न दबाव प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी विशेषता क्या है? तेज अंदर की और हवा की गति। यानी कि हवा जो रहती है, हवा क्या, हवा किधर बहेगी? अंदर। किसके अंदर? यानी पानी के अंदर जब गति करेगी हवा तो उसी समय एक उत्पन्न होगा पानी में, जिसको हम लोग चक्रवात कहेंगे। क्लियर है? अब देखो भैया पानी है तो पानी के अंदर अगर हवा इन करेगी, सपोज दैट आप कहीं ऐसा जगह लीजिए जहां छेद हो और उससे अगर आप लोग पानी गिराइए तो क्या होता है? जब पानी छेद के अंदर से गिरता है तो पानी का ऊपर का जो लेयर होता है वो गोल गोल ऐसे घूमते रहता है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है? ये हवा जो हो रही है वो छेद के अंदर जा रही है, जिसके कारण वो पानी ऐसे क्या हो जा रहा है? घूम जा रहा है। यही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? इसी प्रक्रिया को हम लोग चक्रवात कहेंगे। यानी तेज गति का हवा जो समुद्र में अंदर की ओर चलेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चक्रवात कहेंगे। उत्तरी गोलार्ध में ये तूफान वायु का प्रवाह। अब क्या बोला है? उत्तरी गोलार्ध। अब कहीं ना कहीं आप लोग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अच्छे से समझ में आता होगा, और नहीं आता है तो चलिए शायद हम आप लोग को बता चुके थे, ग्लोब को थोड़ा सा हिंट किए थे। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं उत्तरी गोलार्ध क्या है। अब देखो हम एक ले लिए ग्लोब। अब ये ग्लोब के बीच में हो गया कर्क रेखा, सॉरी विषुवत रेखा। 47 डिग्री पे कर्क रेखा और 47 डिग्री पे मकर रेखा।
अब ग्लोब के उत्तर की ओर यानी ऊपर, इसी को हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। ठीक उसी तरह विषुवत रेखा के दीचे, जिसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? साउथ पोल। साउथ पोल। अब देखो, यही उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? ये उत्तरी गोलार्ध में जब हवा चलती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जब हवा चलती है, उत्तरी गोलार्ध में ये तूफान वायु का प्रवाह वामावर्त दिशा में, यानी वामावर्त दिशा में क्या होता है? एंटी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। यानी कैसे घूमेगा भैया? ये जो हवा है वो किधर रोटेट कर रहा है? ये उल्टी दिशा में रोटेट कर रही है। किधर रोटेट कर रही है? उल्टी दिशा में, यानी ध्रुव के उल्टी दिशा में, यानी वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज। यानी ध्रुव से इधर निकला भैया, घड़ी तो ऐसे घूम रहा है, घड़ी ऐसे घूम रहा है, लेकिन वामावर्त दिशा में ऐसे, यानी यही डायरेक्शन में जब हमारी हवा चलती है, यानी हवा का प्रवाह होता है, प्रवाह वामावर्त दिशा में दर्शाते हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में परिसंचरण दक्षिणावर्त पैटर्न का अनुसरण करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी उत्तरी गोलार्ध में जो हवा चलेगी वो वामावर्त दिशा में। कौन सा? वामावर्त। वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। यही दोनों दिशा में हवा चलती है पृथ्वी पर। तब क्या होता है? चक्रवातों को अक्सर तूफानी और खराब मौसम की स्थिति से जोड़ा जाता है। अब देखो, यही हवा जब चक्रवात, यानी यही हवा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आती है, तो कहीं ना कहीं उसी से चक्रवात का रूप आता है, यानी वही चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। अब क्या होता है कि चक्रवात को अक्सर तूफानी और खराब मौसम की स्थिति से जोड़ा जाता है कि मौसम खराब हो, अरे तूफान आवे था, तो कहीं ना कहीं समुद्र में या महासागर में भी कहीं ना कहीं चक्रवात आए तब। अब आप लोग सागर में नहा रहे हैं, महासागर में, समुद्र में, कहीं भी नहा रहे हैं, तो देखते हैं कि मौसम खराब है, तो क्या बोलते हैं? अरे चल चल मौसम खराब हो, बाढ़ आ जाता, चक्रवात आ जाता, पानी बढ़ जाता। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसका तुलना किससे करेंगे? तो खराब मौसम से करेंगे, तूफान से करेंगे इत्यादि। तो कहीं ना कहीं हम लोग चक्रवात को भी खराब मौसम से भी जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है। शब्द साइक्लोन की जो उत्पत्ति है भैया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है? शब्द जो है साइक्लोन, यानी चक्रवात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साइक्लोन बोलेंगे। की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइक्लोस से। कौन सा शब्द? ग्रीक शब्द साइक्लोस से हुई है, जिसका अर्थ है कुंडलित सांप। क्या अर्थ है? जिसका अर्थ है कुंडलित सांप। अब कुंडलित सांप का मतलब है घूम के ऐसे बैठ जाना, जिसका अर्थ है कुंडलित सांप। अब साइक्लोन का जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? तो साइक्लोस से हुई है। साइक्लोस कौन सा भाषा? तो ग्रीक शब्द, जिसका अर्थ है कुंडलित सांप। अब देखिए क्या बोलता है। यह शब्द हेनरी पेंडिंगटन, कौन सा? साइक्लोन का जो शब्द है वो कौन दिया था? तो ये दिया था हेनरी पेंडिंगटन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, द्वारा गढ़ा गया था। उन्होंने इसका नाम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय तूफानों की समुद्री सर्पों की कुंडलित आकृतियों से समानता के कारण रखा था। अब देखिए, आप लोग पढ़े हैं भैया, आप लोग जब पढ़े तो आप लोग को पता होगा कि अरब सागर कितने हो, हिंद महासागर कितने, तो ये सब पढ़े होंगे। तो क्या बोला है समझो। देखिए, हम मान के चलिए एक मैप बना लिए,
क्या किए, एक मैप बना लिए। अब ये मैप क्या, अगर देखे बंगाल की खाड़ी इधर हो गया पूरब दिशा में, और इधर हो जाएगा अरब सागर पश्चिम दिशा में। अब यही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में समुद्री सांप पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, समुद्री सांप पाए जाएंगे। और ये सांप कुंडलित आकार का, कौन सा आकार का, कुंडलित आकार का सांप पाया जाएगा। तो यही सांपों के नाम से ही साइक्लोन का शब्द गढ़ा गया था। ठीक है, यही साइक्लोन के द्वारा, कुंडलित सांप के द्वारा साइक्लोन का नाम को गढ़ा गया था। अब क्या बोलता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफानों की, उष्णकटिबंधीय तूफानों की समुद्री सर्पों की कुंडलित आकृतियों से समानता के कारण रखा गया था। अब सबको पता है बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय तूफान आती है। तो ये थी आपकी चक्रवात कैसे आती है, कहां आती है, इसका निर्माण, इसका शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका अर्थ क्या है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में जो डील करने वाले हैं वो करेंगे चक्रवात का निर्माण। क्या करेंगे, चक्रवात का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते, देखिए क्या बोलता है चक्रवात का निर्माण कैसे होगा। हम कोशिश करेंगे कि चक्रवात का निर्माण आज आप लोग को अच्छे से हम डील कर सके ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए क्या बोलता है, चक्रवात जनन एक मौलिक प्रक्रिया है जो चक्रवातों के निर्माण और तीव्रता में योगदान देती है, जिसमें विभिन्न वायुमंडलीय गतिविधियां शामिल है। अब देखिए भैया, वायुमंडल हम लोग पढ़े थे, आई थिंक प्रीवियस क्लास में हम लोग वायुमंडल को देखे थे। तो कहीं ना कहीं चक्रवात किसके कारण आएगा, तो हवा के कारण आएगा। हवा यानी वायुमंडल की गतिविधियां हमारे चक्रवात में शामिल होती है, और यही वायुमंडल यानी हवा ही हमारे चक्रवात का निर्माण का कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब भूमध्य रेखा के पास, अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां आएगा, तो भूमध्य रेखा के पास मुख्यतः गर्म समुद्री जल के ऊपर उभरते हैं। अब देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां आएगा, तो भूमध्य रेखा के पास आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं भूमध्य रेखा कहां है भैया, तो भूमध्य रेखा यहां है। विषुवत रेखा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे। अब यही भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है इसमें क्या आएगा, इसमें तूफान आएगा। क्या आएगा, तूफान आएगा। तूफान आ रहा है। अब इसमें जब तूफान आएगा तो क्या बोलता है, भूमध्य रेखा के पास मुख्यतः गर्म समुद्री जल के ऊपर उभरते हैं। अब यही तूफान गर्म जल समुद्र के ऊपर उभरेगा, यानी गर्म जल कहां हो जाएगा, तो गर्म जल हल्का होता है और वो ऊपर की ओर बहती है। वही बोलता है कि भूमध्य रेखा के पास मुख्यतः गर्म समुद्री जल के ऊपर उभरते हैं, यानी जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है तो समुद्र के ऊपर यानी पानी के ऊपर ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। अब देखो शॉर्ट वे में भूमध्य रेखा है भैया, भूमध्य रेखा में जितने भी सागर महासागर होंगी वहां पे कौन से चक्रवात आएंगी, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएंगी। तो ये कहां बनेगी भैया, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात वहां बनेगी जहां समुद्र गर्म यानी समुद्र का पानी गर्म होगा और उसी के ऊपर वाले लेवल पे हम लोग का उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है, यानी भूमध्य रेखा पर। अब देखिए ये आएगा कैसे, प्रारंभिक चरण में समुद्र की सतह से गर्म नमी युक्त हवा ऊपर उठती है,
जिससे सतह के निकट कम दबाव का क्षेत्र बनता है। आप लोग सबको पता है, 9th क्लास में पढ़े होंगे क्लाइमेट यानी जलवायु, यानी क्या बोलता है, जो भी गर्म पानी होगा यानी जो भी हवाएं गर्म होगी वो गर्म हवा कहाँ उठेगी, तो वो गर्म हवा ऊपर की ओर हल्का होके ऊपर की ओर बहती है। वही बोला है प्रारंभिक चरण में समुद्र की सतह से गर्म हवाएं ऊपर उठती है। गर्म हवाएं कहाँ उठेगी, ऊपर उठती है, जिससे सतह के निकट जो होता है वो प्रेशर यानी कम दबाव का क्षेत्र बनता है। क्या होता है, कम दबाव का क्षेत्र बनता है। अब दूसरे चरण में क्या होगा, आसपास के इलाकों से ठंडी हवा इस कम दबाव वाले क्षेत्र में आती है। जैसे ही यह ठंडी हवा गर्म और नम होती है, यह भी ऊपर की ओर उठती है। अब समझो भैया कि गर्म हवा कहाँ उठ रही है। चलिए इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से। अब मान के चलो ये मेरा क्या है, ये मेरा हो गया समुद्र। क्या हो गया, समुद्र हो गया। चलिए न्यू पेज ले लेते, इसी को हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए, मान के चलिए ये है मेरा समुद्र। अब ये इसको हम डोनेट कर दिए समुद्र से। अब ये जो समुद्र है, ये जो इसका हवा जो चलेगी, ये हवा गर्म हो जाएगी। जब ये हवा गर्म के संपर्क में आएगी यानी सूरज की रोशनी के संपर्क में आएगी यानी गर्म हवाएं के संपर्क में आएगी, तो ये ठंड हवाएं भी क्या हो जाएगी, गर्म होके ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो हवा गर्म होके ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो ये वाला इलाका खाली हो जा रहा है। यानी यहाँ हवा था, ये हवा ऊपर उठ गया गर्म होके, तो ये वाला जो इलाका हो जाएगा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये इलाका को कौन भरेगा, तो ये इलाका को भरने के लिए ठंडी हवाएं आएंगी। कौन सी, ठंडी हवाएं आएंगी। और यही ठंडी हवा जो है वो कम वायु दाब वाले क्षेत्र को भर देती है। चलिए प्रारंभिक चरण समझ लिए, द्वितीय चरण भी हम लोग समझ लिए। अब क्या बोलता है, नम होती या भी ऊपर की ओर उठती है। यह चक्र जो वो भैया हमेशा निरंतर चलते रहता है, जिससे निम्न दबाव प्रणाली और गर्म हवा की ऊपर की ओर गति बनी रहती है। ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ये होते रहता है। गर्म हवा ऊपर उठ रही है, ठंडा हवा उसका जगह भर रही है। गर्म हवा ऊपर उठ रही है और ठंडा हवा उसकी जगह को भरी रहती है। यानी ये जो चक्र होता है वो चलते रहता है। अब क्या बोलता है, ऊपर उठती गर्म हवा उसके बाद ठंडी होने और संघनन के इस चक्रीय पैटर्न के कारण क्या होता है भैया, बादल बन जाता है। और जब यही बादल भारी हो जाता है तो ये पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाता है बारिश की तरह। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे क्या होता है, चक्रवात का विकास होता है। क्या होता है, चक्रवात का विकास होता है। जब यह हवा की गति 63 मील प्रति घंटे से अधिक हो जाती है तो सिस्टम को उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब कहीं ना कहीं गर्म हवा, जितने भी हवाएं ऊपर जाके बादल बन रही है, तो ये बादल ऐसा चक्रीय, क्या ऐसा चक्र यानी ऐसा वाटर साइकिल होते रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब ये वाटर साइकिल 63 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो जाती है तो ऐसे सिस्टम को हम लोग उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, उष्णकटिबंधीय तूफान बोला जाता है। जब हवा की गति 119 मीटर प्रति घंटे या उससे अधिक हो जाती है तो इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात या
तूफान माना जाता है। यानी जब यही हवा की गति 113 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर से एकदम तेज रफ्तार हो जाती है, तो इसी हवा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसी हवा को चक्रवात या फिर तूफान माना जाता है। यानी क्या होता है भैया, गर्म हवा है, ऊपर उठ गया, तो जो जगह खाली हुआ उसको भरने के लिए ठंडा हवा आएगा। तो ये चक्रीय, ये गतिशील होते रहता है, गोल चक्र जैसा घूमते रहता है। तो यही जो चक्र घूम रहा है, तो क्या होगा, ऐसा समय आएगा कि जो घूम रहा है चक्र, उसकी रफ्तार तेज हो जाएगी, और तेज इतना हो जाएगी 119 किलोमीटर प्रति घंटे से जब ये रफ्तार चलना शुरू हो जाएगी, तो वैसी स्थिति में चक्रवात या फिर तूफान आएगा। गर्म हवा और ठंडी हवा के मिलने से मान के चलिए समुद्र में क्या आएगा, चक्रवात आएगा या फिर तूफान आएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है चक्रवात का नामकरण। क्या बोल रहा है चक्रवात का नामकरण। देखिए चक्रवात का नामकरण, अब देखिए कैसे नामकरण हुआ है। क्या बोलता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, क्या बोला है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अंतर्गत एक अंतरराष्ट्रीय समिति चक्रवातों के नामों की सूची के प्रबंधन और संशोधन के लिए जिम्मेदार है। अब जो चक्रवात कहां कहां आएगा और उसका नाम क्या क्या रखा जाएगा, अल नीनो, इल नीनो, तितली, फलना ढेकना, जो समुद्र में आता है चक्रवात, कहीं ना कहीं उसका नाम जो लिखा जाता है, जो रखा जाता है, वो कौन रखता है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा चक्रवातों का नामकरण किया जाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ज्यादा देखने को मिलेगी चक्रवात। अब क्या बोलता है, देखिए आगे क्या बोलते हैं समझिए। हाँ देखिए क्या बोल रहा है, चक्रवात को दो प्राथमिक प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या बोला है, चक्रवातों को दो प्राथमिक प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है शीतोष्ण चक्रवात। क्या बोलता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है शीतोष्ण चक्रवात। अब कहीं ना कहीं ये जो चक्रवात उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में जो आएगी उसे क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और ये जो शीतोष्ण चक्रवात जो आएगी उसे क्या बोलेंगे, शीतोष्ण चक्रवात, जो कि शीतोष्ण वाले क्षेत्र में आएगी। देखिए समझते हैं क्या बोलता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या बोलता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO उष्णकटिबंधीय चक्रवात को एक मौसम प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें आंधी बल, क्या बल, आंधी बल, जिसमें न्यूनतम 63 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तेज हवाएं चलती है। यानी 63 किलोमीटर प्रति घंटा से जो हवाएं जो चल रही है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आंधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आंधी बल बोलेंगे, जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक प्रकार होता है। अब देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां आएगा। चक्रवात जो है ये मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के एक क्षेत्र में बनते हैं। क्या बोला है समझिएगा, चक्रवात यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और आप लोग को पता है कि उष्णकटिबंधीय कहां होता है, मकर और कर्क रेखा के बीच में होता है। वो वाला क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो वही बोला है चक्रवात मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में बनते हैं। ये बड़े पैमाने की मौसम प्रणालियों
उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होती है। समझ गए भैया। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी महासागर है उसी में ये उत्पन्न होती है और सतही हवाओं का एक परिसंचरण विकसित करती है। और क्या बोलता है, जो भी सतह हवाएं हैं उसको चलाने में और भी अधिक सहायता प्रदान करती है। अब ये उस नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, ये उष्णकटिबंधीय महासागरों से उठने वाले और फिर अंतर्देशीय क्षेत्र की ओर बढ़ने वाले भयंकर तूफान है, जो अक्सर अपनी प्रचंड हवाओं, तीव्र वर्षा और तूफानी लहरों के कारण विनाश का कारण बनते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय महासागरों में उठने वाली ज्यादातर जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं तूफान का कारण, यानी तूफान का कारण बनेगा, प्रचंड हवाओं का कारण बनेगा, तीव्र वर्षा का कारण बनेगा, तूफानी लहरों का कारण बनेगा, जिससे क्या होगा, विनाश भी हो सकता है पृथ्वी पर, यही उष्णकटिबंधीय महासागरीय चक्रवातों के कारण। अब देखिए ये क्या बोलता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये चक्रवात दुनिया भर में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। यानी क्या बोलता है भैया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो दुनिया भर में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। ये गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में विकसित होते हैं और विशिष्ट अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र हो जाते हैं। यानी ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो गर्म स्थिति में, यानी गर्म हवाएं, यानी गर्म समुद्र वाला इलाका में इसकी उत्पत्ति होती है। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले विशाल समुद्री सतह क्षेत्र की उपस्थिति। अब कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय का जो चक्रवात होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले होंगे। हेलो, अब देखिए क्या बोलते हैं, अब जो बोलता है दूसरा क्या बोलता है कि कोरियालिस बल का अस्तित्व। अब कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं उसे कोरियालिस बल के अस्तित्व भी माना जाता है। ऊर्ध्वाधर वायु गति में मामूली परिवर्तन। अब कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समय में ये 3 परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्या बोलता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण। अभी हम लोग देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आता है, अब इसका देखेंगे निर्माण। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने जीवन चक्र के दौरान विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। कितने चरणों से? विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। कौन कौन सा चरण है भैया? तो गठन और प्रारंभिक विकास चरण। क्या है? गठन और प्रारंभिक विकास चरण। हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक सजेशन देना चाहेंगे आप लोग को, जो भी प्यारे विद्यार्थियों हैं, जो भी मेरे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, उन्हें सेमेस्टर 2 यानी एक ऑफर JH एग्जाम प्लेक्स लेके आया है। अब क्या ऑफर लेके आया भैया? जो भी सेमेस्टर 2 का स्टूडेंट है, जिसके भी मेजर पेपर और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, कौन सा? मेजर पेपर और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस, और इसके साथ जितने भी अदर पेपर है वो सारी चीज की तैयारी करवा रही है मात्र 599। कितना में? 599 में। बस हाँ, 599 में तोरा लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, PDF नोट्स जितना भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है वो सारा चीज मिल रहा है 599 में। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप तो तैयारी कर ही रहे हैं, हम लोग के साथ जुड़ के और भी मजबूत बनाइए अपने तैयारी को, और भी बेहतर बनाइए अपनी तैयारी को। ये जो हमारा नंबर जो दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेमेस्टर 2 के लिए ये ऑफर थी। अब कितने में? तो 599। अब आ जाते हैं सेमेस्टर 4 के।
जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जो भी सेमेस्टर 4 में है, वो लोग से अनुरोध करेंगे कि JH एग्जाम फ्लैक्स से जुड़ जाइए, JH एग्जाम फ्लैक्स चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए और भी बेहतर बनाइए। मात्र 799 में जिनका भी मेजर पेपर और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है। कौन सा पेपर? मेजर पेपर और माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है। और इसके साथ जितने भी पेपर है वो सारी चीज की तैयारी हो रही है मात्र 799 में। कितना में? 799 में। रिक्वेस्ट करेंगे कि ये नंबर से कॉल करके आप लोग और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर ले और हम लोग के साथ जुड़ जाए। तैयारी कर रहे हैं, हम लोग के साथ तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए और बेहतर बनाइए। उम्मीद करूंगा कि हम लोग 599 और 799 से जुड़ के आप लोग के साथ आप लोग की तैयारी को और भी बेहतर से बेहतर बनाने का कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रारंभिक एवं घटन जो देखे थे, क्या था टॉपिक? पहला वो था आपका गठन और प्रारंभिक विकास के चरण। अब हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण। 4 कारण बताया था। पहला कारण है, देखिए क्या बोलता है, इस चरण के दौरान गर्भ महासागर, कौन सा महासागर? गर्भ महासागर चक्रवात के निर्माण और प्रारंभिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक गर्मी और नमी प्रदान करता है। यानी सबसे अधिक गर्मी प्रदान होगा, यानी सबसे अधिक गर्म होगा तो हवाएं भी हमारी गर्म चलेगी और जब हवाएं गर्म चलेगी तो क्या होगा? वो गर्म हवाएं ऊपर की ओर बहेगी। महासागर की सतह से जल वाष्प और उष्मा मुख्यतः वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपरी हवा में स्थानांतरित हो जाती है। अभी हम बताएं भैया, भाप बन के। वाष्प मतलब क्या होता है? भाप। यानी महासागर की सतह से जल वाष्प यानी जल का पानी का जो भाप है वो ऊपर उठता है और वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपरी हवा में स्थानांतरित हो जाती है। यह प्रक्रिया संवहन और तत्पश्चात ऊपर उठती है एवं हवा के संघनन के माध्यम से विशाल क्यूमुलस बादलों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है और यही हवा ऊपर उठ के एक महान यानी बहुत बड़ा बादल का निर्माण करती है। यह है आपका प्रारंभिक अवस्था। अब देखिए द्वितीयक, जिसको हम लोग परिपक्व अवस्था भी कहते हैं, परिपक्व भी अवस्था कहते हैं। अब परिपक्व अवस्था क्या है? देखिए, अब हम लोग क्या समझे कि भैया गर्म हवा ऊपर उठता, जितना भी गर्म है वो पानी भाप बन के ऊपर उठेगा और एक बहुत भयानक बादल का निर्माण करेगा। ये पहली अवस्था थी। अब दूसरी क्या है भैया? जैसे जैसे उष्णकटिबंधीय तूफान परिपक्व होता है, हवा क्या होता है? शक्तिशाली तूफानों के रूप में तेजी से ऊपर उठती है और ट्रोपोपोज स्तर पर क्षैतिज रूप से फैलने लगती है। इस क्षैतिज फैलाव के कारण उच्च ऊंचाई पर सकारात्मक दबाव का निर्माण होता है, जिससे संवहन के कारण हवा का नीचे उतरना तेज हो जाता है। अब देखो, गर्म हवा जब ऊपर गई तो कहीं ना कहीं गर्म हवा को भरने के लिए ठंड हवा चलेगी। तो ठंड हवा मतलब भारी हवा, तो भारी हवा ऊपर से नीचे की ओर आएगी। सबको पता है भैया कि गर्म हवा ऊपर चलती है और भारी हवा कहाँ? ऊपर से नीचे की ओर आती है। वही लिखा है, संवहन के कारण हवा का नीचे उतरना तेज हो जाता है। नीचे की ओर गति के कारण, अब जो गति भारी हवा यानी ठंड हवा जो है वो नीचे जब गति कर रहा है तो वायु संपीड़न होती है। क्या होता है? वायु दाब बढ़ती है और जिसके बाद वायु संपीड़न होती है, तत्पश्चात जिससे चक्रवात के केंद्र में गर्म यानी आंख का निर्माण होता है। यानी देखिए, ये आंख मतलब समझिएगा चक्रवात का केंद्र, यानी चक्रवात का केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे? तो आंख कहेंगे।
मान के चलिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पॉइंट जो क्षेत्र, और इसी के बीच में चारों ओर क्या चल रहा है, हवा चल रही है। क्या चल रही है, हवा चल रही है, साइक्लोन चल रही है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चक्रवात का आंख बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, चक्रवात का आंख बोला जाएगा। हाँ, वही बोलता है कि आंख का निर्माण होता है हिंद महासागर में एक परिपक्व चक्रवात। क्या बोला है समझिएगा, हिंद महासागर की बात कर रहे हैं, यानी भारत के दक्षिण का बात हो रहा है। हिंद महासागर में एक परिपक्व चक्रवात अक्सर एक प्रमुख विशेषता के रूप में बड़े अशांत क्यूमुलस वंडर क्लाउड बैंड का एक संकेंद्रित पैटर्न प्रदर्शित करता है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि हिंद महासागर में जो तूफान आती है उसको हम लोग परिपक्व चक्रवात कहा जाएगा। यानी परिपक्व चक्रवात कहाँ आएगा ज्यादातर, वो हिंद महासागर में आता है। नेक्स्ट क्या बोला है समझिए, देखिए क्या बोलता है। तीसरा जो बोला है संशोधन और क्षय, दो ठो देख लिए, पहला प्राथमिक देख लिए, दूसरा परिपक्व को देख लिए। तीसरा क्या बोलता है, संशोधन और क्षय। अब संशोधन और क्षय क्या है समझिए। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात तब कमजोर पड़ने लगता है जब उसका गर्म हवा का स्रोत कम हो जाता है या अचानक क्या होता है, बंद हो जाता है। तब क्या होगा, जो गर्म हवा है वो कमजोर पड़ने लगेगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कमजोर पड़ने लगेगा। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे, गर्म हवा से। अब गर्म हवा मिलना जब बंद हो जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होगी, कमजोर पड़ जाता है। भूमि पर आगमन या ठंडे जल से होकर गुजरने जैसा कारण इस प्रक्रिया में योगदान करते हैं। इससे कमजोर पड़ने के परिणाम स्वरूप कोर का निम्न दाब यानी आंतरिक गर्मी और हवा की गति में कमी आती है, जो चक्रवात के क्षय का संकेत है। अब कहीं ना कहीं गर्म हवा को कौन कमजोर करेगी, तो ठंडा हवा। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तब कमजोर पड़ेगी जब उसको गर्म हवा मिलना बंद हो जाएगी और हमेशा उसको ठंड हवा प्राप्त होगा। ये चक्रवात जो है वो कहीं ना कहीं क्षय का संकेत देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो है वो है शीतोष्ण चक्रवात। यानी चक्रवात के दो प्रकार देखे थे। पहला क्या देखे थे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा है शीतोष्ण चक्रवात। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात में गर्म हवा, तो शीत मतलब क्या होगा, तो ठंडी हवा। तो कहीं ना कहीं ये ठंडी हवा के कारण आएगी। चलिए देखिए क्या बोलता है शीतोष्ण चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिनमें मध्य अक्षांश अवदाब, शीतोष्ण चक्रवात, ललाट अवदाब और तरंग चक्रवात शामिल है। यानी कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विभिन्न नामों से भी जाना जाएगा। अब देखिए क्या बोलता है शीतोष्ण चक्रवात। ये चक्रवात जो है वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में सक्रिय होते हैं, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में सक्रिय होते हैं, आमतौर पर उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में। अब आपको पता है भैया कि उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये जो दोनों गोलार्ध है वो क्या है, वो ठंडा है। यानी वहां की जो हवाएं चलेगी वो ठंड हवाएं चलेंगी, जो कि 35 डिग्री और 65 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। वे आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। किधर, वहां की हवाएं कैसे चलेंगी, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं और सर्दियों के महीने में विशेष रूप से सक्रिय होते हैं। अब शीतोष्ण चक्रवात ठंडा हो भैया, तो ये
ठंडे के दिन में ही ये ऐसा चक्रवात देखने को मिलता है। इन अक्षांशीय क्षेत्रों के भीतर ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वायु राशियों के बीच टकराव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वातावरणों का निर्माण होता है। अभी जो हवा चल रहा है, जो ठंडा के दिन में जो हवा चल रहा है, वो हवा के बीच और उष्णकटिबंधीय हवा के बीच, दोनों के बीच क्या होगी? टकराव उत्पन्न होता है। यानी दोनों हवा आपस में क्या होगी? टकराती है, जिससे वातावरणों का निर्माण होता है। यानी तरह तरह की हवाएं, चक्रवातों का निर्माण होता है। तो ये क्या है भैया? शीतोष्ण चक्रवात। और शीतोष्ण चक्रवात कहाँ चलेगी? तो ठंडा इलाका में चलेगी, जो कि ठंडा मौसम में आएगा। तो ऐसे चक्रवात कहाँ देखने को मिलेगी? तो शीतोष्ण चक्रवात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य देखने को मिलेगी। चलिए देखिए आगे क्या बोलता है शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण, यानी इस शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण कैसे होता है। देखिए क्या बोलता है। ध्रुवीय, अब शीतोष्ण चक्रवात में समझना, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत शीतोष्ण चक्रवात के विकास और प्रगति के लिए एक व्यापक ये व्याख्या प्रदान करता है। यानी समझिएगा, ये ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, ध्रुवीय वाताग्र एक सिद्धांत है जो कि शीतोष्ण चक्रवात का एक उदाहरण यानी व्यापक व्याख्या बोलता है, यानी प्रस्तुत करता है। अब ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, इस सिद्धांत से हम लोग को यह पता चला है कि शीतोष्ण चक्रवातों का विकास और प्रगति कैसे हुई है। यानी शीत हवाओं का विकास कैसे हुआ, शीत हवाओं प्रगति कैसे हुई, तो ये सब की जानकारी हमें ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत से मिलती है। अब देखिए ये सिद्धांत क्या बोलता है। इस सिद्धांत के अनुसार ध्रुवीय वाताग्र उष्ण कटिबंधों से आने वाली गर्म हवाएं तथा ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाएं अभिसरण से उत्पन्न होती है। अभी बताएं, गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं। अब अपने उच्च घनत्व के कारण, अपने हाई डेंसिटी के कारण जो ठंडा हवा है, ठंडी वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को विस्थापित कर देता है, जिससे वह ऊपर उठ जाती है। अब कहीं ना कहीं गर्म हवा को ठंडी हवा ऊपर की ओर क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, यानी ऊपर की ओर भगा देता है कि तू यहां से भाग जो। इस टकराव से अस्थिरता उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अभिसरण बिंदु पर विशेष रूप से इसे अंतक्रिया के केंद्र पर दबाव में गिरावट आती है, जिसके कारण गर्म हवा ऊपर उठ जाता है, इसको ठंडा हवा भगा देता है, जिसके कारण क्या होता है? क्रिया के केंद्र में यानी हवा यानी चक्रवात के केंद्र पर दबाव जो होती है वो दबाव में गिरावट आ जाती है। यह जो दबाव गिरावट एक शून्य का निर्माण करता है। क्या करता है? एक शून्य का निर्माण करता है, जो बाद में आसपास की हवा से भर जाता है और पृथ्वी की घूर्णन चक्रवात के निर्माण में योगदान देता है। अब गर्म हवा खत्म, तो यहाँ कहानी किसका चलेगा? तो ठंडा हवा का कहानी चल रहा है। और यही ठंडा हवा जो है वो पृथ्वी के घूर्णन चक्रवात के निर्माण में कहीं ना कहीं मदद करता है। बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों या तूफानों से भिन्न होते हैं, जो मुख्य रूप से अपेक्षाकृत समान तापमान वाले क्षेत्रों में आते हैं। चलिए अब देखते हैं चक्रवात का महत्व क्या है पृथ्वी पर। चक्रवात उष्णकटिबंधीय से समशीतोष्ण अक्षांशों तक ऊष्मा और ऊर्जा स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विशेषता उन्हें समग्र वैश्विक वायुमंडल परिसंचरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण तत्व बनाती है। चक्रवात जल भृत्यों को पुनः भरने, समुद्र के तापमानों को संतुलित बनाए रखने
तथा तलछट और अन्य सामग्री ले जाने वाली नदियों और झरनों के प्रवाह को बढ़ाकर पोषक तत्व को समुद्र में पहुंचाने में सहायता करती है। यानी चक्रवात का 3 गो महत्व आज हम लोग देखें। अब कौन कौन सा भैया? चक्रवात जो है उष्णकटिबंधीय से समशीतोष्णकटिबंधीय वाला जो भी क्षेत्र है उस तक क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है। दूसरा क्या बोले भैया? इसकी विशेषता उन्हें समग्र वैश्विक वायुमंडल परिसंचरण यानी कि एटमॉस्फेयर में एक महत्वपूर्ण तत्व बनाने में मदद करती है। यानी वायुमंडल में भी कहीं ना कहीं एक चक्रवात का भूमिका महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा क्या बोलता है? जो चक्रवात है वो जल भृतों को पुनः भरने यानी पानी को पुनः भरने, समुद्र के तापमान को अच्छे से बनाए रखने तथा तलछट और अन्य सामग्री ले जाने वाली नदियों और झरनों के प्रवाह को बढ़ाकर पोषक तत्वों को कहां ले जाएगा? समुद्र में पहुंचाने में सहायता करती है। यानी समुद्र धीरे धीरे गति कर रहा है, जो नदी धीरे धीरे गति कर रहा है, तो चक्रवात उसको तेजी से गति करा के समुद्र में पहुंचाने का कार्य कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया था कि ये जो तैयारी है वो डायरेक्ट एग्जाम के लिए है। क्या है? एग्जाम के लिए है। आने वाला जो सेमेस्टर है उसके लिए, जो चल रहा है उसके लिए। मैंने इसकी यानी डीपली वीडियो अभी तक नहीं बताया है। अभी सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ आंसर और थ्योरी करवाई जा रही है अभी एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अभी मैंने इसकी डीपली क्लास नहीं ली है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज का जो चक्रवात है यानी जो साइक्लोन है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आएगा एग्जाम में तो लिख लेंगे, नहीं आएगा तो समझ लेंगे। और रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिए गए क्वेरी नंबर पे कॉल करके हम लोग के ग्रुप से जुड़ करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं अपने तैयारी करने का। पढ़ाई तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम होगी, पढ़ाई करेंगे तभी आप लोग एग्जाम को लिख पाइएगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि तैयारी कीजिए और हम लोग के साथ जुड़ जाइए और भी मजबूत से तैयारी कीजिए। JH एग्जाम प्लेक्स, कौन सा चैनल है हम लोग का? JH एग्जाम प्लेक्स, इसमें जुड़ जाइए। JH एग्जाम प्लेक्स पे आप लोग क्या हो जाइए? ज्वाइन हो जाइए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है। उस लिंक में भी आप लोग जुड़ जाइए ताकि क्या होगा, आप लोग को जितना भी नोट्स है वो सारी चीज आप लोग पा सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की जो टॉपिक थी चक्रवात यानी साइक्लोन्स, इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन, वो आज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, हम लोग जब नेक्स्ट सेमेस्टर में लाएंगे तो उसको और अच्छे से डील करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और तैयारी करते रहिए। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।